मैं योगेंद्र पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज विजयदशमी का पावन पर्व है और इस देश के एक बड़े महापुरुष का जन्मदिन है, एक दूसरे महापुरुष का भी है, लेकिन सबसे पहले उस त्याग और बलिदानी महापुरुष का जन्मदिन जिसको हम श्रद्धांजलि अर्पित करें वो है प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। और दूसरे माननीय महात्मा गांधी जी हैं, उनका भी जन्मदिन आज पड़ता है 2 अक्टूबर को। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि आज जो विजयदशमी पड़ गई उसके दोनों लोग पुजारी थे। महात्मा गांधी सत्य अहिंसा के पुजारी, तो लाल बहादुर शास्त्री राम के आदर्शों पर चलने वाले कर्मठी व्यक्तित्व। और आज विजयदशमी का पर्व हमें यही प्रेरणा देता है, शिक्षा देता है कि परिस्थितियां कितनी भी विषम और कठिन क्यों ना हो, हमें अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर अनवरत बिना रुके प्रयास करते रहना चाहिए। 1 मिनट के लिए अगर हम राम की भूमिका देखें तो राम का जन्म एक राजसी परिवार में हुआ, आम आदमी की तरह अगर उसको देखा जाए, भगवान ना मान ले कुछ देर के लिए। और इंसान बहुत होशियार है, जो काम वो खुद नहीं कर सकता वो कहता है वो केवल भगवान कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। अगर कठिन कोई कार्य तो इंसान नहीं करता, वो कहता वो भगवान है इसलिए उन्होंने ऐसा कर लिया, इसलिए हम उनको मंदिर में बैठा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान राम इंसान के रूप में पृथ्वी पर आए, अपने कृत्यों से वो भगवान बने, यानी अपने कृत्य उन्होंने जो कर्म किए वो हमको बताते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति अपनी मर्यादा में रह करके अपने लक्ष्यों को, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है। तो इसी के साथ आज शुरू करते हैं उत्तर मुगल काल का अगला पड़ाव, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं अहमद शाह, यानी मोहम्मद शाह रंगीला के पुत्र अहमद शाह के विषय में आज हम डिस्कस करेंगे। हमने आपको बताया था, एक ट्रिक बताया था, एक जुगाड़ बताया था कि कैसे हम जो ये उत्तर मुगल कालीन शासक हैं इनको कैसे याद रख सकते हैं। तो पहला हमने कहा था कि 1707 में बहादुर जहां शासक बना, फारूक और रफी दोनों रंगीले हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1707 में बहादुर शाह, जहां से जहांदर शाह, फारूक से फारूकसियर, रफी दोनों का मतलब रफीउद दर्जात और रफीउद दौला, रंगीले हो गए का मतलब मोहम्मद शाह रंगीला। अब आदमी जब रंगीन हो जाएगा तो उसको अहम हो जाएगा। रंगीन मिजाजी आदमी हमेशा घमंड में रहता, अहम में रहता कि अरे मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूं। तो उसी के आगे वाली अगली ट्रिक है अहम गिरा जहां आलम का, अहम गिरा जहां आलम का। अकबर ने बहादुरी से कहा हम अद्वितीय हैं। चलिए अगले ट्रिक को देख लेते हैं। मैं पूरी ट्रिक यहाँ एक बार बता देता हूँ, लिख देता हूँ, फिर आगे क्लास को कैरी करता हूँ। तो पहला जो उत्तर मुगल कालीन शासकों को याद करने का तरीका है, मैं यहाँ लिख देता हूँ उत्तर मुगल कालीन शासकों को याद करने का तरीका। चलिए बाद में लिख लेंगे, अभी तो क्लास शुरू कर लेते हैं, लास्ट में एकदम बिल्कुल समरी करेंगे तब लिख लेंगे। तो आज हम जिसको डिस्कस करने वाले, डिस्को नहीं भाई, आज हम जिसको डिस्कस करने वाले हैं वो है माननीय अहमद शाह। क्या नाम उनका, भाई साहब अहमद शाह नाम है उनका, अहमद शाह। इनके टाइम पीरियड में एक बाहरी आक्रमणकारी भी आया, उसका भी नाम था अहमद शाह अब्दाली, है ना, अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। तो अहमद शाह का जो टाइम पीरियड है वो 1748 से और 1754। तो इन भाई साहब का थोड़ा सा हम अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य या महत्वपूर्ण बिंदु इन भाई साहब के जीवन में हुई हैं, जिसका हमें अध्ययन करना है, एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अध्ययन करना है। बाकी तो ये सब किसी काम के नहीं थे। किसी को पेचिस हो गया, किसी को बुखार हो गया, किसी को कालरा हो गया, कुछ भी, है ना, किसी को किसी ने मार डाला, मतलब आगे औरंगजेब तक, है ना, जिसको जिंदा पीर कहा जाता था, औरंगजेब तक किसी की हिम्मत नहीं थी मुगल काल की तरफ आंख उठाकर देख ले, मुगल शासकों की तरफ आंख उठाकर देख ले। बाकी ये तो जो उत्तर मुगल काल वाले हैं तो फिर बस वैसे रहिए, है ना। तो अहमद शाह का जिनका जन्म जो हुआ था, भाई साहब का जन्म देखेंगे तो इनका जन्म हुआ था 1700
1725 में भाई साहब का जन्म कब हुआ? तो 1725। 1725। ठीक। इनके पिताजी थे रंगीन मिजाज के आदमी, क्या नाम? मोहम्मद शाह रंगीला। पिता कौन था इनका? तो मोहम्मद शाह रंगीला। नामयन के रंगीन रहा, कामन के रंगीन रहा, बात नहीं है। माँ इनकी एक नाचने वाली थी, रंगीन आदमी था कोनो, अपन सेट कह लिए सोई है कि नहीं। नर्तकी माता इनकी जो थी वो नर्तकी थी। उस जमाने में जाता रहा होगा कहीं कोठे ओठे पर, तो वहीं पर सेटिंग हो गई होगी। तो माता नर्तकी थी। और इनके राज्य में दो दो प्राणी ऐसे थे जिनका बहुत बड़ा दबदबा था, है ना। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा, लेकिन रहेगा नहीं और न था। केवल उस समय था जब ये अहमद शाह भाई साहब थे। तो दबदबा वाले दो लोग थे, तो जिनका दबदबा था, तो एक तो थी राजमाता जिसको कहते हैं ऊधम बाई। क्या नाम था उनका? राजमाता ऊधम बाई। देख लीजिएगा, जिनका दबदबा था इनके राज्य में, वो एक व्यक्ति थी, मतलब एक राजमाता, राजमाता शिवगामी देवी की बात मैं नहीं कर रहा हूं। हाँ, नहीं तो आप कहो कि राजमाता शिवगामी देवी, नहीं, राजमाता ऊधम बाई। ऊधम मचाए दीन एकदम ये। एक राज थी राजमाता, क्या नाम था उनका? ऊधम बाई। ऊधम बाई मां उधम मचाए रही है। अरे उधम मचाया नहीं, मतलब पूरे अहमद शाह के पूरे शासन काल में इन्हीं का काम, इन्हीं का मतलब दबदबा था भैया, राजमाता ऊधम बाई का। और एक किन्नर था, क्या नाम था? किन्नर, जिसको कहीं कहीं जावेद, कहीं कहीं जावेद लिखा मिलता है। तो एक किन्नर था जिसको इसने वजीर बना दिया था, किन्नर, जिसका नाम था जावेद, या जावेद कहीं कहीं मिलता है, तो आप जावेद खान लिख लीजिए, कहीं कहीं जावेद भी मिल जाएगा, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इन दोनों का दबदबा बहुत था। राजमाता के उधम से ये कचाएगी, कहीं चलो तू ही बड़ी हो, है ना, अब तू ही बड़ी हो, महतारी हो, तो तुहार उधम बर्दाश्त है, दबदबा बनाए रहो तो अपन। तो राजमाता उधम बाई, इनकी जो उपाधि दी गई थी। अब इन दो लोगों का, राजमाता ऊधम बाई, इनका दबदबा, ऊधम बाई का जो इनकी जो उपाधि थी, राजमाता की जो उपाधि थी, इनको कहा जाता था किबला ए आलम। क्या उपाधि थी? तो किबला ए आलम इनकी उपाधि थी। किबला ए आलम। इन्होंने कहा हर घर में ये आलम है, मेरा गम कितना कम है ना। तो उपाधि थी इनकी क्या? किबला ए आलम। और इनको कुदसिया बेगम के नाम से ये फेमस थी। क्या नाम था इनका? कुदसिया बेगम। कुदसिया बेगम के नाम से फेमस थी, बेगम के नाम से प्रसिद्ध थी। कौन? अरे ये राजमाता ऊधम बाई, राजमाता ऊधम बाई के नाम से प्रसिद्ध। क्या नाम था भैया? कुदसिया बेगम से। क्या यार, फिर से लिख देते हैं, कुदसिया बेगम के नाम से प्रसिद्ध थी। राजमाता ऊधम बाई कुदसिया बेगम के नाम से फेमस थी। तो ये कुछ मोटा मोटा इनके जीवन के विषय में जिसे हमें जानना चाहिए, जानना नहीं चाहिए, पढ़ना है इसको, है ना। दरबार में अब इन दोनों का, ये जो दो लोग थे, ये जो दो महापुरुष हैं,
एक तो उधम मचावत थी जे उधम बाई, ये है ना। देखिए हुआ क्या, इन दोनों का दरबार में बहुत दबदबा था, दरबार में महत्वपूर्ण स्थान था। यानी इन दोनों का, किसका किसका, दरबार में महत्वपूर्ण स्थान है ना। किसका, इन दोनों का दरबार में महत्वपूर्ण स्थान, किसका, ऊधम बाई और जावेद खां। ऊधम बाई को क्या उपाधि थी, किबलाए ए आलम, और कुदसिया बेगम के नाम से ये फेमस थी। ऊधम बाई और जावेद खां दरबार में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था, मैं लिख देता हूं, प्राप्त। क्लियर हो गई बात। अहमद शाह अब्दाली, इनके टाइम पीरियड में, मैं यही लिख देता हूं, एक महत्वपूर्ण घटना घटी। अहमद शाह अब्दाली ने, है ना, अहमद शाह अब्दाली ने 5 बार आक्रमण किया, 5 बार आक्रमण किया। कब से, 1754 से लेकर के, सॉरी 1748 से 1754, 1748 है ना, 1748 से लेकर के और 1754 तक के बीच में 5 बार आक्रमण किया। किसने, अहमद शाह अब्दाली ने। यानी 1748 से जब ये शासक बने और 1754 के बीच अहमद शाह अब्दाली ने 5 बार आक्रमण किया। किसके टाइम पीरियड में, तो अहमद शाह के टाइम पीरियड में। इन्हीं के टाइम पीरियड में अब्दाली का पहली बार आक्रमण हुआ। अगला पॉइंट लिखेंगे, अगला बिंदु लिख लीजिए, अगला बिंदु लिखिए, सूबेदार सफदरजंग को अजीम नियुक्त किया गया। किसको, सूबेदार सफदरजंग को, सूबेदार सफदर जंग वजीर नियुक्त हुए, वजीर नियुक्त। जो सूबेदार सफदरजंग थे उनको अहमद शाह ने अपना वजीर नियुक्त किया। अब चूंकि अहमद शाह इस किन्नर को बहुत प्रेम करता था, बहुत मानता था, तो इसने जावेद खां को क्या किया, जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि प्रदान की। जावेद खां को, जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि दी। नवाब बहादुर की उपाधि दी। क्लियर हो गई बात। यानी कि अहमद शाह के का जो टाइम पीरियड रहा वो 1748 से 1754 रहा। जन्म इनका 1725 में हुआ। पिता इनके मोहम्मद शाह रंगीला, रंगीन आदमी थे, नाम में ही रंगीला लगा हुआ है, रंगीन थे भी। इनकी माता एक नर्तकी थी, नाचने वाली, जिससे इसने शादी की थी और जन्म हुआ था। इनके टाइम पीरियड में राजमाता ऊधम बाई और किन्नर जावेद खान, इन दोनों का दबदबा था। राजमाता ऊधम बाई को किबला ए आलम की उपाधि दी गई थी और कुदसिया बेगम के नाम से भी वो प्रसिद्ध थी। अब अहमद शाह जावेद खान से इतना प्रसन्न हो गया
कि उसने जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि दे दी। इतना बाद जब सफदर जंग सुने तो बड़ा रिसलाग बन के या किन्नर सिन्नर का हुआ नवाब बहादुर बनाए दिए। सफदर जंग ने काम लगा दिया जावेद खां का। सफदर जंग ने क्या किया, नवाब बहादुर यानी जावेद खां का कत्ल कर दिया। ये छक्का हिजड़ा कोई नवाब बहादुर की उपाधि दे रहा है भाई, समझने की बात है। बस मैं तो केवल याद करने के लिए ऐसा बोल देता हूं। बाकी अगर कोई मेरी इन बातों से आहत हो रहा है तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। किसी को आहत करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, बस केवल टॉपिक को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना है जिससे कि लोगों को आसानी से चीजें याद हो जाए। पेपर देना होता है तो याद करना जरूरी है, तो इसीलिए हमने लिख भी रखा है, अपने मरने पर ही स्वर्ग दिखेगा। जितना मेहनत करोगे सफलता उतने आपको मिलने वाली है। तो इतना पहले समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से कंसाइज कर लेते हैं। अहमद शाह 1748 से 1754 शासक बना, यानी मोहम्मद शाह के रंगीला के मृत्यु के बाद। मोहम्मद शाह रंगीला की मृत्यु 1748 में हो गई थी, पिछली बार हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद अहमद शाह इनके बेटे शासक बने। इनका जन्म 1725 में हुआ था। मोहम्मद रंगीला है ये है, माता नर्तकी देवी है ये ही, राजमाता ऊधमबाई और किन्नर जावेद खां। इन दोनों का दबदबा था किसके दरबार में, अहमद शाह के दरबार में। राजमाता बहुत उधम मचावत रही, जैसे लड़की उधम मचावा था तो सबका था भैया तू जो मन का है तू करो, तो ऐसे भी इनको भी ये उधम बहुत मचाती थी, तो इनको भी जाओ अपना दबदबा बनाए रहो। इनको उपाधि दी गई थी किबला ए आलम, और कुदसिया बेगम के नाम से ये फेमस थी। कौन, राजमाता ऊधम बाई। किन्नर था जावेद खां, इसका दरबार में महत्वपूर्ण स्थान इन दोनों का था। सूबेदार सफदर जंग वजीर नियुक्त किया गया। एक सूबेदार था सफदर जंग, जिसको अहमद शाह ने अपना वजीर नॉमिनेट किया, नियुक्त किया। लेकिन अब जावेद खां से भी बड़ा प्रेम रखता था अहमद शाह, तो उसने क्या किया, जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि दे दी। जब नवाब बहादुर की उपाधि जावेद खां को मिली तो सफदर जंग काफी नाराज हो गया। तो इसने क्या किया, सफदर जंग ने नवाब बहादुर का काम लगा दिया। सफदर जंग ने नवाब बहादुर का कत्ल कर दिया। किसने, यही लिख देते हैं, सफदर जंग ने नवाब, सफदर जंग ने कत्ल कर दिया। किसका कत्ल, इस नवाब बहादुर का सफदर जंग ने कत्ल कर दिया, कत्ल कर दिया। बस ऐसे ही आप लिख लीजिए, क्लियर हो गई बात इतनी। यानी जावेद खां को जब नवाब बहादुर की उपाधि दे दी किसने, अहमद शाह ने, तो सफदर जंग बहुत रिसियाने कहें या सक्का पक्का कहें हुआ नवाब बहादुर बताओ थे। और इतना ही नहीं किया, सफदर जंग ने नवाब बहादुर का काम लगा दिया, कत्ल कर दिया। क्लियर हो गई बात इतनी। इतनी चीजें आप जान लिए होंगे। 2-4 पॉइंट और है, उसको भी हम लिख ही लेते हैं। ये इनका टाइम पीरियड ऐसा था, इनके टाइम पीरियड में सैनिकों को देने के लिए वेतन नहीं बचे थे, तो सेना के वेतन हेतु राजमहल के बर्तन बेचने पड़े। और क्या घटना घट गई, सेना को वेतन देने के लिए, एक जगह मैं कंसाइज कर देता हूं, एक ही स्लाइड में आपका काम हो जाए। सेना के वेतन के लिए, सेना इतनी गरीबी आ गई कि सेना को वेतन देने का पैसा नहीं था, तो सेना के क्या हुआ, सेना के वेतन हेतु, सेना के वेतन हेतु राजमहल के बर्तन बेचने पड़े, ये दुर्दशा आ गई। राजमहल के बर्तन बेचने पड़े, इतनी दुर्दशा किसकी हो गई, मतलब मुगल एम्परर इस
कदर पतन की ओर चला गया कि पूछिए मत। सेना को वेतन देने के पैसे नहीं हैं, और क्या हुआ, वेतन देने के लिए राजमहल में जो बर्तन थे उसको बेचना पड़ गया। एक इसमें एक हीरो और आ गया, उसने कहा, एक व्यक्ति आ गया इसमें, इमादुल मुल्क। इमादुल मुल्क ने मराठों के सहयोग से सफदरजंग को वजीर पद से हटाकर खुद वजीर बन गया। इनके टाइम पीरियड में एक व्यक्ति था इमादुल मुल्क। इमादुल मुल्क ने क्या किया, सूबेदार सफदरजंग को जो वजीर के पद पर तैनात थे इनको अपदस्थ कर दिया मराठों के सहयोग से। इसको इरेज करके मैं यही लिख दे रहा हूं, इसी के नीचे हटा करके यही मैं लिख देता हूं। इतना आपने नोट कर लिया होगा। चलिए, नोट जरूर बनाते रहें, नोट्स बनाने से ही सब कुछ सारा मामला सॉल्व होगा। क्योंकि पढ़ने का एक सिद्धांत है, सुबोपल, सुनिए, बोलिए, पढ़िए और लिखिए, तभी आपको नॉलेज आएगा। अगला पॉइंट लिखेंगे, इसमें 2 ही पॉइंट लिखना है। अगला पॉइंट लिख लीजिए, लिखिएगा। इमादुल मुल्क ने मराठों के सहयोग से इमादुल मुल्क ने सफदरजंग को अपदस्थ कर वजीर बन गया। इमादुल मुल्क ने मराठों के सहयोग से इमादुल मुल्क ने सफदरजंग को अपदस्थ कर वजीर बन गया। वजीर बन गया। क्लियर हो गई बात? यानी क्या हुआ कि सफदरजंग को अपदस्थ कर दिया और खुद वजीर बन गया। क्लियर हो गई बात? अब चूंकि अब हमको लगता है कि इमादुल मुल्क और अहमद शाह के बीच में 36 का आंकड़ा रहा होगा। क्यों? क्योंकि अहमद शाह ने सफदरजंग को वजीर बनाया, लेकिन इमादुल मुल्क ने क्या किया कि मराठों का सहयोग लेकर के खुद, मराठों के सहयोग से खुद वजीर बन गया और सफदरजंग को अपदस्थ कर दिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं अहमद शाह और इमादुल मुल्क के बीच में 36 का आंकड़ा है, पक्का, इसमें नो डाउट। तो इसके बाद वाली कहानी यहां लिख लेते हैं। इसको मैं इरेज कर दूं, यहीं लिख देता हूं। इसके बाद वाली कहानी, इसको आपने नोट कर लिया होगा तो मैं यहां लिख दे रहा हूं। अब इन्होंने जब सफदरजंग को अपदस्थ कर दिया तो इतना ही नहीं किया, इसने भाई साहब आराम शाह को भी कहा कि जाओ, अहमद शाह को कहा कि जाओ भैया सलीमगढ़ के किले में अब आराम करो, दोनों आंख फोड़ दी। इमादुल मुल्क ने अहमद शाह की दोनों आंखें फोड़ दी। इमादुल मुल्क मराठों की सहायता से। आइए आगे बढ़ते हैं। अब मराठों ने इनकी मदद की और ये वजीर बन गए। फिर आगे क्या किया? इमादुल मुल्क ने, यही लिख लीजिए, यहां स्पेस नहीं है, देखिए, इमादुल मुल्क ने अहमद शाह को अंधा कर, इमादुल मुल्क ने मराठों की सहायता से, मराठों की सहायता से, एक मिनट मैं देख लूं, मराठों की सहायता से, इमादुल मुल्क ने मराठों की सहायता से
मराठों की सहायता से अहमद शाह को अंधा बनाकर अहमद शाह को अंधा कर, है ना, अहमद शाह को अंधा कर सलीमगढ़ की जेल में डाल दिया। सलीमगढ़ की जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया। और क्या किया? और आलमगीर द्वितीय को गद्दी पर बैठाया। और महत्वपूर्ण घटना क्या हुई? आलमगीर द्वितीय को गद्दी पर बैठाया। अगला जो शासक आएगा आलमगीर द्वितीय, यानी आलमगीर द्वितीय को गद्दी पर बैठाया। किसने? वही इमादुल मुल्क ने बैठाया। आलमगीर द्वितीय को गद्दी पर बैठा किसने? तो इमादुल मुल्क द्वितीय ने, है ना। आलम, यहां मैं लिख देता हूं, इमादुल मुल्क के सहयोग से आलमगीर द्वितीय गद्दी पर बैठा, ऐसा मैं लिख दूं तो ज्यादा सही रहेगा। इमादुल मुल्क, ये थोड़ा इतना अलग है। इमादुल मुल्क इमादुल मुल्क ने आलमगीर द्वितीय को गद्दी पर बैठाया। क्लियर? अब अगला जिस शासक के विषय में हमें डिस्कशन करना है वो अब हम कल करेंगे, और वो शासक होगा आलमगीर द्वितीय। यानी कल हम इनको डिस्कस करेंगे। आलमगीर द्वितीय को हम कल अध्ययन करने वाले, यानी आलमगीर द्वितीय को हम कब पढ़ेंगे? कल वाले सेगमेंट में आलमगीर द्वितीय को हम अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई एनर्जी और नई विचारधारा के साथ। क्यों? क्योंकि अपने मरने पर ही स्वर्ग दिखेगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।